अभिनंदन बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली कक्षा में हमने बरसते बादल नामक कविता का अध्ययन शुरू किया था। बच्चों, अब मैं दूसरे पद्यांश को पढ़ूंगी। आप सब ध्यानपूर्वक अपनी अपनी पाठ्यपुस्तकों में देखिए और हर एक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दीजिए तथा मेरे पढ़ने के बाद आप भी मेरे पीछे पीछे इन पंक्तियों को दोहराइए। दादुर टरटर करते, झिल्ली बजती, झनझन, म्यों म्यों रे, मोर पियू पियू, चातक के गण, उड़ते सोन बालक, आर्द्र सुख से, कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर, मेघ गगन में, भरते गर्जन। बच्चों, आपने प्रत्येक शब्दों को दोहराया ना? बहुत खूब। आइए एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। दादुर टर टर करते, झिल्ली बजती झनझन, म्यों म्यों रे मोर पियू पियू, चातक के गण, उड़ते सोन बालक, आर्द्र सुख से, कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर, मेघ गगन में, भरते गर्जन। बच्चों, चलिए अब हम पहले दो पंक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। दादुर टर टर करते, झिल्ली बजती झनझन, म्यों म्यों रे मोर पियू पियू, चातक के गण। सबसे पहले आप दादुर शब्द को रेखांकित कर उसका अर्थ लिखिए, मेंढक। साथ ही साथ दादुर शब्द के पर्यायवाची शब्द भी जान लीजिए। दादुर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं मेंढक, शालूर, मंडुक, बेंग। अब आप झिल्ली शब्द का अर्थ लिखिए। झिल्ली शब्द का अर्थ है झिंगुर या टिड्डा। टर टर और झनझन क्रमशः मेंढक और झिंगुर के गले से निकलने वाली आवाज़ें हैं। बच्चों, मोर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं नीलकंठ, मयूर, शिखी, कलापी, नर्तक प्रिय, मेह प्रिय। चातक एक प्रकार का पक्षी है। इस पक्षी के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह वर्षा की पहली बूंदों को ही पीता है। अगर यह पक्षी बहुत प्यासा है तब भी यह किसी तालाब या नदी से पानी नहीं पीता है। गण शब्द का अर्थ लिखिए, समूह। म्यों म्यों और पियू पियू शब्द भी क्रमशः मोर और झिंगुर के गले से निकलने वाली आवाज़ को दर्शाते हैं। बच्चों, अब हम इन दो पंक्तियों का भाव समझते हैं। इन पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं तब मेंढक टर टर की आवाज़
झिंगुर झनझन की आवाज़, मोर म्यों म्यों की आवाज़ और चातक पक्षियों का समूह खुशी से पीऊ पीऊ की आवाज़ करते हैं। छात्रों, अब आप सब तीसरे और चौथे पंक्ति पर ध्यान दीजिए, जो कुछ इस प्रकार है। उड़ते सोन बालक आर्द्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। छात्रों, सोन बालक शब्द को रेखांकित कर उसका अर्थ लिखिए। एक तरह का जल पक्षी। आर्द्र शब्द का अर्थ लिखिए गीला या नम। क्रंदन शब्द को रेखांकित कर उसका अर्थ लिखिए रोना। घुमड़ना शब्द को रेखांकित कर उसका अर्थ लिखिए छा जाना। छात्रों, यहाँ पर गर्जन शब्द का अर्थ है मेघों से निकलने वाली ध्वनि। अब आप गगन शब्द को रेखांकित कर उसका अर्थ लिखिए आसमान। गगन शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं आसमान, अंबर, व्योम, नभ, आकाश। चलिए अब हम इन दो पंक्तियों का भाव समझते हैं। सोन बालक पक्षी वर्षा के कारण आर्द्र या गीले होकर खुशी से शोर मचाते हैं। आसमान में बादल घुमड़ते हुए गर्जन करते हैं। बच्चों, अब हम दूसरे पद्यांश का भाव एक बार फिर से जानते हैं। इन पंक्तियों में पंत जी कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु आते ही सभी जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। बारिश होने पर मेंढक टर टर की आवाज़ करते हैं, झिंगुर झनझन की आवाज़ करते हैं, मोर खुशी से म्यों म्यों करते हैं, चातक पक्षी का समूह खुशी से पीऊ पीऊ आवाज़ करते हैं, सोन बालक पक्षी आर्द्र सुख से क्रंदन करते हैं, आसमान में चारों ओर बादल छा जाते हैं और गर्जन करने लगते हैं। इन पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने जीव जंतुओं की खुशी के बारे में बताया है। बच्चों, अब आप इस पद्यांश में आए व्याकरणांश के बारे में भी जान लीजिए। टर टर, झन झन, पीऊ पीऊ तथा म्यों म्यों ये सारे शब्द ध्वनि साम्य युग्म शब्द हैं। कर शब्द का भिन्नार्थक शब्द है हाथ, करना अर्थात क्रिया, और टैक्स यानी कि लगान। मोर तद्भव शब्द है तथा मोर शब्द का तत्सम रूप है मयूर। इसी तरह गण शब्द तत्सम शब्द है और गण उसका तद्भव रूप होगा। बच्चों, अब मैं बरसते बादल नामक कविता के तीसरे पद्यांश को पढ़ूंगी। आप सब ध्यानपूर्वक अपने अपनी पाठ्यपुस्तकों में देखिए और हर एक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दीजिए तथा मेरे पढ़ने के बाद आप भी मेरे पीछे पीछे इन पंक्तियों को दोहराइए। रिमझिम रिमझिम
क्या कुछ कहते, बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते, छूते वे भीतर अंदर, धाराओं पर धाराएं झरती, धरती पर। रज के कण कण में, तृण तृण को पुलकावलिथर। बच्चों, उम्मीद है आप सबने प्रत्येक शब्द को दोहराया होगा। चलिए एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। रिमझिम क्या कुछ कहते, बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते, छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। रज के कण कण में, तृण तृण को पुलकावलिथर। बच्चों, चलिए अब हम इस अनुच्छेद में आए पहले दो पंक्तियों के बारे में समझेंगे। तीसरे पद्यांश की पहली दो पंक्तियां हैं। रिमझिम क्या कुछ कहते, बूंदों के स्वर, रोम शिहर उठते, छूते वे भीतर अंतर। बच्चों, रिमझिम शब्द का अर्थ लिखिए। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरना या फुहार पड़ना। अब आप बूंद शब्द को रेखांकित कर उसका अर्थ लिखिए। छींट या जलकण। स्वर शब्द को रेखांकित कर उसका अर्थ लिखिए। आवाज़ या ध्वनि। रोम शब्द को रेखांकित कर उसका अर्थ लिखिए। रोएं। सिहरना शब्द का अर्थ लिखिए। कांपना या रोमांचित होना। अब आप छूना शब्द को रेखांकित कर उसका अर्थ लिखिए। स्पर्श करना। भीतर शब्द को रेखांकित कर उसका अर्थ लिखिए। अंदर। और अंतर शब्द का अर्थ लिखिए। हृदय या मन। इन दो पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि रिमझिम बरसती हुई बूंदों के स्वर हमसे बहुत सारी बातें कहते हैं। वर्षा की बूंदों में भीगने से सबके रोए शिहर उठते हैं और दिल से खुशी का अनुभव होता है। बच्चों, अब हम बूंद शब्द से वाक्य प्रयोग करते हैं। बूंद शब्द से पहला वाक्य है। बहुत डांट खाने के बावजूद भी रोहन की आंखों से एक बूंद आंसू भी न निकले। अगला वाक्य है। सर्दियों में घास एवं पत्तों पर ओस की बूंद जम जाती है। छात्रों, अब हम भीतर शब्द से भी दो वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य है। विमला घर के भीतर खेल रही थी। अगला वाक्य है। बिजली जाते ही गर्मी के कारण श्याम भीतर से बाहर आ गया। आप सब भी बूंद और भीतर शब्द से एक एक वाक्य बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखिए। चलिए अब हम इस पद्यांश में आए
तीसरी और चौथी पंक्ति पर ध्यान देंगे, जो कुछ इस प्रकार हैं। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। सबसे पहले शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। धारा शब्द को रेखांकित कर उसका अर्थ लिखिए प्रवाह या बहाव। झरती शब्द का अर्थ लिखिए बहती। अब आप धरती शब्द को रेखांकित कर उसका अर्थ लिखिए धरा या पृथ्वी। बच्चों, आप धरती शब्द के पर्यायवाची शब्द भी जान लीजिए। धरती शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं पृथ्वी, वसुंधरा, अचला, मही, वसुधा, ऊर्वी। रज शब्द का अर्थ है धूल। अब आप रज शब्द के पर्यायवाची शब्द भी जान लीजिए, जो इस प्रकार हैं। धूल, रेणु, मिट्टी, गर्द, माटी। बच्चों, कण शब्द का अर्थ लिखिए किसी पदार्थ का अंश या जर्रा, जिसे अंग्रेजी में पार्टिकल कहते हैं। अब आप तृण शब्द को रेखांकित कीजिए और उसका अर्थ लिखिए घास का तिनका। बच्चों, पुलकावली शब्द का अर्थ है रोमांचित होना या पुलकित होना। चलिए अब हम इन दो पंक्तियों के भावार्थ भी समझ लें। इन दो पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि वर्षा के कारण धरती पर बहने वाली नदी, नाले आदि में बारिश की पानी मिलकर नई धाराएं बहने लगती है, जिस वजह से मिट्टी के हर कण में कोमल अंकुर फूट पड़ते हैं। छात्रों, चलिए अब हम धारा शब्द से दो वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य है नदी पर बांध बनाकर उसकी धारा को रोक दिया गया। दूसरा वाक्य है गुरुजी की बातों ने मेरी जीवन की धारा ही बदल दी। बच्चों, आप सब भी धारा शब्द से एक वाक्य बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। छात्रों, अब हम तीसरे पद्यांश का भाव फिर से एक बार समझते हैं। इन पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में पानी की बूंदें रिम झिम बरसती हुई हमसे बहुत सारी बातें कहते हैं। पानी की बूंदें हमारे ऊपर गिरती हैं तो अंदर तक हमारा रोम रोम कांप उठता है। धरती पर वर्षा की धाराएं बहने लगती है, जिससे मिट्टी के कण कण में रोमांच पैदा हो जाता है। पानी की बूंदों से सूखी घास भी पुलकित हो उठती है। वर्षा ऋतु में प्रकृति का हर एक कण रोमांचित हो उठता है। छात्रों, अब हम इस पद्यांश में आए व्याकरणांश की जानकारी प्राप्त करते हैं। भीतर शब्द का विलोम शब्द होगा बाहर। कण कण शब्द का समास विग्रह करने पर हर एक कण होगा।
यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार तृण तृण शब्द का समास विग्रह करने पर हर एक तृण होगा, यह भी अव्ययीभाव समास का ही उदाहरण है। बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार देखिए ताकि आप इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकें।